अस्सलाम वालेकुम। आपने पढ़ा, उन सारी एग्जांपल्स की लिस्ट देखी, जो नहीं समझ आई उसे रट्टा मार लिया। इनको रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है, इसको अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हर लाइन में से कुछ कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइडिंग बाय टेरिटरीज, ठीक है, टाई इन्स, इस तरह के चंद कीवर्ड जहन में रख के और आप पेपर में अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। चूँकि डेफिनेशन नहीं है तो आप जैसे मर्जी लिखें चल जाएगा बस। और इवन ज़रूरी नहीं कि ये एग्जांपल्स दें, जो भी और एग्जांपल आपके जहन में आती हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो अच्छी बात है कि क्रैमिंग उतनी जालिम वाली नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि मैं खुद से अच्छा नहीं सोच सकूँगा, या एक स्टूडेंट को लगता है कि शायद मैं बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकूँगा, तो फिर रट्टा इज़ द सोल्यूशन कि ठीक है फिर क्रैम कर लिया जाए। जिनको सेल्फ राइटिंग का इशू हो, जिनको कन्फ्यूजन हो, वो क्रैम करके क्रैम की भी चीज़ लिख सकते हैं। तो डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में जो 4 बातें दी हुई हैं उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में कुछ लाइन आइटम्स थे, उनमें से कोई लाइन, कोई बात, कोई छोटा सा एरिया जो नहीं समझ आ रहा जी। जो सबसे बड़ी लाइन है वो सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन वाली, ठीक है। देखें, मैंने एग्जांपल दी थी शायद कि अगर कोई दुकान हो, शूज़ की मेरी दुकान हो, ठीक है जी, और हम एडमिशन उसी को देंगे जो हमारी ही दुकान से जूते खरीदेगा, वो वाली नहीं। टाई इन और इस पॉइंट में फ़र्क है। टाई इन में एक ही कंपनी की मिलती जुलती प्रोडक्ट्स में, मतलब हम कहें हम पीपी में सिर्फ उसको एडमिशन देंगे जो टैक्स में एडमिशन कराएगा, या टैक्स में सिर्फ उसको एडमिशन देंगे जो FR1 में एडमिशन कराएगा। ये टाई इन है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट के साथ अपनी कोई दूसरी प्रोडक्ट या सर्विस को जोड़ दें। दूसरा वाला पॉइंट टाई इन नहीं है, उसमें यह है कि एक ऐसी सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन लगा देते हैं, एडिशनल ऑब्लिगेशन लगा देते हैं जिसका इस मुद्दे से ताल्लुक़ नहीं होता, कि जूते का CA करने से ताल्लुक़ नहीं है। तो आपने किसी को बाउंड कर दिया एक ऐसी सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन पे जो उसकी नेचर या यूजेज या कस्टम या ट्रेड के हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं है सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। मैं एक दफ़ा ज़रा वो अल्फाज दिखा दूँ आपको। मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टीज। हम कॉन्ट्रैक्ट आपका तब कंक्लूड करेंगे, हम आपका एडमिशन तब करेंगे जब आप एक्सेप्ट करो, आप अदर पार्टी एक्सेप्ट करो। किस चीज़ को एक्सेप्ट करो? सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, सप्लीमेंट्री इजाफी, एक इजाफी ऑब्लिगेशन जब आप पूरी करोगे तब हम आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। आप बिजनेस लॉ में एडमिशन कराना चाह रहे हो, हम आपको देंगे एडमिशन, लेकिन ये एडमिशन तब फाइनल होगा जब आप एक एक्स्ट्रा हमारी रिक्वायरमेंट मानोगे। क्या रिक्वायरमेंट? वो रिक्वायरमेंट विच बाय देयर नेचर और अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूजेज, जो अपने नोयत के हिसाब से या कमर्शियल इस्तेमाल के हिसाब से हैव नो कनेक्शन विद सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ से जूते की दुकान या जूते की बाइंग का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम बिजनेस लॉ ख़रीदने वाले को पाबंद कर दें कि बिजनेस लॉ तुम्हें बेचेंगे ही तब जब तुम वो जूते खरीदोगे। तो आपने एक एडिशनल ऑब्लिगेशन लगा दी जिस ऑब्लिगेशन का बाय नेचर इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन चूंकि आप पावरफुल पोजीशन में थे तो आपने लोगों को एक्सप्लॉइट कर दिया। क्लियर जी? कोई कंफ्यूजन? रिफ्यूज़ल टू डील, आप सिरे से इनकार कर दें। आप एक चीज़ सेल कर सकते हो, आप सेल ना करें। एक बच्चा है, मैंने एडमिशन कराना है, हम कहें तुम्हें नहीं देना हमने एडमिशन, वो कहा मैं पैसे दे रहा हूँ, हमने कहा फिर भी नहीं देना एडमिशन। उसने कहा सीटें हैं आपके पास, हमने कहा सीटें हैं, तुम्हें एडमिशन नहीं देना। तो क्यों एडमिशन नहीं देना? हमने कहा हमारा कॉलेज हमारी मर्जी। तो ये रिफ्यूज़ल टू डील है कि आप सिरे से ही इनकार कर दें एक बंदे को डील करने से, जबकि आप डील कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन हो, भाई सीटें बंद हो गई हैं क्या करें, तो वो और बात है जी। क्या चीज़? मिड के इनामों की डिस्ट्रीब्यूशन आज हो जाएगी। मिड भी अगेन वही बात है कि वो जैसे कल डाउट था कि मिड डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो आज उन्होंने मुझे ला के दे दिया है। तो मैं अपनी तरफ से कल के काउंटिंग में डाल के बैठा था, आज तो हमने ज़रा बड़े वाला लॉ पढ़ना है। तो वही जैसे हमेशा होता था कि टॉपर्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और बाकी हज़रात क्वालिटी इश्योर्स डिपार्टमेंट से ले सकेंगे। टॉपर्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मैं पिछले दिन का रिकैप ख़त्म कर लूँ, फिर टॉपर को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, फिर हम आगे चलें इंशाल्लाह।
हाँ जी, एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन या रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? जी, प्रीडेटरी प्राइसिंग, ऐसी प्राइसिंग जिससे दूसरे का कत्ल कर दें आप, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली लो प्राइस। और ये लो प्राइस कौन चार्ज कर रहा है? डोमिनेंट, जो ऑलरेडी पावरफुल पोजीशन में है। ये ऐसे ही है जैसे हम कंपनी लॉ के अंदर 1000 रुपये फ़ीस रख दें कि कंपनी लॉ हमारा ऑलरेडी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पेपर है और उसके बाद हम जो है उसमें कह देंगे जी 1000 रुपये फ़ीस है। तो एक पहले ही नंबर 1 का सब्जेक्ट है, ऊपर से आप उसकी 1000 प्राइस कर दें, यानी हम कहें फिज़िकल क्लास कम्बो क्लास में एडमिशन 20-25 हज़ार में और ऑनलाइन एडमिशन 1000 रुपये में। तो उस ऑनलाइन में उस बच्चे पे ख़र्चा तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, उस एडमिशन से हमें फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, लेकिन मार्केट का सफाया कर देंगे। वो सारे बच्चे जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ना था और वो सोच रहे थे कि नहीं ठीक है पैसे बचा लें, फलाना कर लें, ऐसे कर लें, वो सब के सब हमारे पास आ गए। अगली दफ़ा उससे अगले पेपर्स में वो सारा बच्चा हमारे पास। तो ये गलत प्रैक्टिस होगी। हाँ, अगर ये प्रैक्टिस करे एक छोटा बिजनेस, फॉर एग्जांपल जिनका चलता ना हो, कि अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ कमज़ोर हो और वो कहे हम 3000 में बेचेंगे, 2000 में बेचेंगे, तो वो प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं है। यहाँ है डोमिनेंट पोजीशन वाला अगर वो प्राइस कम कर दे, भाई जो छोटा बिजनेस है उसने तो रेट कम करके लोगों को अट्रैक्ट करना ही है, लेकिन एक बड़ा ताकतवर मजबूत बिजनेस जो है वो ऐसी प्राइस करे कि मार्केट फारिग हो जाए। मतलब टोयोटा वाले जो है वो यारिस की कीमत आल्टो के बराबर कर दें तो सुजुकी तो मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। का सुजुकी अभी भी ख़त्म हो गई। आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं। लें जी, आज उन्होंने सोशल मीडिया पे डिक्लेयर कर दिया कि वो पाकिस्तान से ऑफिशियली जा रहे हैं। एससीसीपी को डिक्लेयर किया। ठीक है, पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। टोयोटा का प्लांट पिछले 1.5 साल से फेसबुक के मुताबिक बंद पड़ा हुआ है और पता नहीं कौन पागल उसकी गाड़ियाँ खरीदी जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। एक असल दुनिया और एक आर्टिफिशियल दुनिया है। बहरहाल एससीसीपी को जब नोटिस आता है तो बात ज़रा सही हो जाती है, लेकिन क्या एससीसीपी का नोटिस हमने देखा? हमने फेसबुक पे एक तस्वीर देखी और फेसबुक पे ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि एक चीज़ आई और जो कि असल में उस बंदे की भी नहीं होती। फेसबुक पे तो ईद की अनाउंसमेंट्स भी हो जाती थी, फेसबुक पे तो रिज़ल्ट पता नहीं कितनी दफ़ा अनाउंस हो गया, फेसबुक पे तो IKF की पता नहीं कौन कौन सी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ना एक इतना मुश्किल दौर आ गया है कि सच और जो झूठ है उसमें तमीज़ करना भी मुश्किल हो गया है। सुजुकी इज़ द ओनली कंपनी जो सबसे अच्छा सर्वाइव कर रही है। पिछले 3 महीने में जितनी भी गाड़ियाँ बिकी हैं उसका 80% से ज़्यादा सुजुकी की गाड़ियाँ बिकी हैं, क्योंकि सुजुकी की लो प्राइस रेंज की गाड़ियाँ थी। टोयोटा को मसला पड़ा हुआ है, होंडाई को मसला पड़ा हुआ है, होंडा को मसला पड़ा हुआ है, लेकिन सुजुकी अपनी छोटी गाड़ियों में, और ऑल्टो तो इस वक्त हॉट केक है मार्केट का। इंतहाई थकी हुई गाड़ी, इंतहाई कम फीचर्स के साथ, लेकिन बाकी सारी उसकी प्राइस से ऊपर है। तो जिसकी भी रेंज पड़ रही है वो ऑल्टो पे पड़ रही है। मेहरान इनकी इतनी अच्छी चलने वाली गाड़ी थी, उसको साइड पे कर दिया है ताकि ये ऑल्टो बेच सके। हालांकि मतलब मेहरान हो तो फिर लोगों ने ऑल्टो लेनी नहीं थी, लो प्राइस रेंज वाले सारे मेहरान पे चले जाते, तो उन्होंने लो प्राइस गाड़ी ही साइड पे की हुई है और वो यूज्ड में इतनी महंगी महंगी बिकना शुरू हो गई है क्योंकि वो बॉस है। ठीक, तो अगेन जैसे उन्होंने कहा कि सुजुकी ने अब ऑफिशियली डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, सारा कुछ है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि ये खबर वाकई झूठी निकले, लेकिन हकाइक थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं। यानी मैं मैथमेटिकली मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, जब मार्केट ख़राब हो रही है और जिस कंपनी को सबसे ज़्यादा एज मिल रहा है उसका बंद करना नहीं समझ आता, जबकि कंपनी भी वो जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी पार्ट्स में डील करती हो। और उसमें इन्वेस्टमेंट इशू आ रहा है। हाँ, अब अगेन वही वाली बात है कि वो सारी रीजंस वो बता के, लेकिन ये सुजुकी और टोयोटा के बारे में तो मैं पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूँ। टोयोटा का सर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद है ड्यू टू लैक ऑफ पार्ट्स, पाकिस्तान में पार्ट्स नहीं आ रहे उसके। तो उनकी नई गाड़ियाँ मार्केट में कैसे आ रही हैं? सर जो स्टॉक पड़ा हुआ वही बिक रहा है 2022 के स्टैंड के साथ। उस वक्त से स्टॉक पड़ा हुआ उनका 17,000 गाड़ी अराउंड पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड पड़ी थी उनकी। वो हो, इसका मतलब है कि ओवर मेकिंग कर ली। जी, मज़े की बात पता है क्या है, जो 2022 में उन्होंने मेकिंग करके गाड़ी तैयार रखी वो 2021 की खरीदी हुई कॉस्ट पे की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो चाहते हैं कि 2023 के रेटों पे उसे बेचें। नीयतें भी तो ख़राब है ना उस, और फिर हम सारा इल्ज़ाम दे देते हैं कि ठीक है जी वो
डॉलर का मसला डॉलर होगा, का मसला। पेट्रोल का मसला होगा, तो वो सब बिज़नेस अपने भी तो काम चमकाने के चक्कर में है ना। हमने इस कॉलेज के दौरान इतना विटनेस किया कि हर दिन जो रेट होता था अगले दिन चेंज हो जाता था। क्यों चेंज हुआ जी? डॉलर। भाई डॉलर चेंज हुआ है तो वो जिसने कुर्सी के बाजू वो फिक्स करने हैं उसको क्या फ़र्क पड़ा है? लकड़ी उसने लेके रखी हुई है, कील उसके पास मौजूद है, उसने अपने एम्प्लॉई की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तो डॉलर इंटरनेशनली बढ़ गया। मेरा क्या कसूर है कि मेरी कुर्सी अचानक से 1000 रुपये महंगी हो जाए? तो वो लोग भी अनफॉर्चुनेटली फ़ायदा उठाते हैं। खैर, हम क्यों दुखी हों? इन प्राइसेस में बताइए, इन चीज़ों में बताइए, डोमिनेंट पोजीशन, रेस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? अक्सर लोग अब पहली दफ़ा पढ़ के इसमें से मसला ढूंढने की कोशिश करें, मैं साइड पे कर देता हूँ। जो घर से पढ़ के आए हैं उनको कोई मसला आया हो वो बताएं। ऑल क्लियर? पक्का? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मिड टर्म के इनामों की डिस्ट्रीब्यूशन बाकी लोग क्वालिटी एश्योरेंस से ले लेंगे और फिर हम आएंगे अपने आर्बिट्रेशन के लॉ की तरफ। बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा लॉ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक सुपर टॉपर है। ये बताते हुए हमें जो है वो बहुत अफसोस है। क्यों एक बच्चा इतना जज्बाती हो जाता है? क्यों पहुंच जाते हैं वो वहाँ तक? इसे साइड पे करते हैं, ये गुमराह है। हाँ जी, सुपर टॉपर के बाद फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, आप लोगों को ना अपने पेपर पे 2-2, 3-3 तरह के नंबर नज़र आएंगे। 2 से 3-3 दफ़ा अलग अलग रिव्यू हुए हैं, कुछ के नंबर बढ़े, कुछ के नंबर कम हुए, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि टॉपर्स, ये शुरू के जो 5-6 बच्चे हैं ना, उनको बार बार रिव्यू किया कि ऐसा ना हो कि कोई गलत 3 पे आ जाए और कोई बेचारा डिज़र्व करने वाला 4 पे आ जाए। उन सबको बार बार वो करके देखा। मकसद ये नहीं था कि एक फर्स्ट पे आ रहा है तो उसे फर्स्ट से हटा दें। भाई फर्स्ट पे जो भी आएगा पैसे तो हमने उसे देने हैं, लेकिन बस ये था कि रिव्यू होके थोड़ा सा उसमें ज़्यादा, तो आपको एक नंबर नज़र लिखे नज़र आएंगे, फिर कांटा लगा होगा, फिर दूसरे नंबर नज़र आएंगे, फिर कांटा लगा होगा, फिर तीसरे नंबर नज़र आएंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे हैं आफ्टर सुपर टॉपर मुहिबुल्लाह 143746। इनाम हमने 7 स्टेपल किया हुआ है। नहीं, मुहिबुल्लाह भाई जो है ना, बहुत बहुत मुबारक हो। सेकंड पोजीशन पे 70 मार्क्स के साथ, आपके 72 थे, 72 मार्क्स फर्स्ट पोजीशन पे थे। सेकंड पोजीशन पे 70 मार्क्स हैं रयान अहमद सरफराज। थर्ड पोजीशन 67 मार्क्स मोहम्मद अरहम भट्ट जी, इनके साथ ही है, पक्की बात है। ठीक है जी, ये तो मेरा नहीं, ये आपका नहीं है? ये है। हाँ। वो नहीं है। नहीं तो फिर आप, अच्छा पिक्चर की बात है, मैंने कहा शायद आप, आपके दोस्त का ये अगला टेस्ट है, आप कह रहे हैं मुझे दे दे, मैं दोस्त तक पहुंचा नहीं, दूंगा। नहीं। ठीक है जी, ऐसे लगे कि मैं नहीं, फिर ऊपर आए ना, वरना लगेगा मैं स्टेज पे था, आप छीन के भाग रहे हैं। ठीक हो गया। मोहम्मद अरहम भट्ट 67 मार्क्स, थर्ड पोजीशन। गुड, माशाल्लाह जी। वो वाले भाई जो है वो बगैर तस्वीर के क्यों रह गए? उन्हें हो रहा था मैं जल्दी से जाके नोट तो साइड पे करूँ ना, बाद में कोई पता नहीं रिव्यू में मेरा जो है ना वो इनाम में से हो जाए। लें जी, ठीक हो गया जी। ये बड़ी अजीब सी बात है, टॉप 3 पोजीशन में ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी नहीं। ये क्या किया? आपसे तो उम्मीदें थी, आपने भी कुछ नहीं किया। आप में से इकरा कौन है? तो आप क्यों नहीं आई पहले 3 पोजीशन में, चूँकि सुपर टॉपर में आ रही थी? 83 मार्क्स, बहुत ही जज्बाती खातून है। ठीक है जी, 83 मार्क्स इकरा, ये लें जी। बाकी हजरात जो है वो अपने अपने मिड टर्म कलेक्ट कर सकते हैं टीए डिपार्टमेंट से, क्योंकि बाकी बच्चों के मार्क्स बताना और उनके चेहरों को जहन में रखना जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो बच्चों के साथ ज़रा जुल्म है। पता नहीं किस वजह से वो तैयारी नहीं कर सके, और मैं हमेशा याद रखूँ कि हाँ भाई इस बच्चे के सवाल का जवाब नहीं देना, इसके तो 13 नंबर थे मिड टर्म में। तो अच्छे बच्चों को हमने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
तो सुपर टॉपर जो है वो खातून थी और 3 मज़ीद फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले थे, और 67 के करीब करीब जिसके नंबर हों, एक दफ़ा वो देखें उनके 1-2 दफ़ा रिव्यू हुआ होगा, स्टिल अगर उन्हें लग रहा हो कि मज़ीद उसको रिव्यू की ज़रूरत है तो एक आध दफ़ा किसी सवाल में अगर ज़्यादा उनको इशू हो तो सर उसामा वहीद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाके आप उन्हें कह सकते हैं कि सर जी एक दफ़ा ज़रा देखें। ऑब्वियसली जो रिव्यूज़ हुए इनमें से एक उनका अपना रिव्यू भी है, तो हमने कोशिश की है कि जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको 2-3 दफ़ा रिव्यू किया जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें प्राइज़ इन्वॉल्व होते हैं, जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर बाद में जो है ना बच्चे बेचारे दुखी हो जाते हैं। तो फिर भी अगर किसी के 67 के इंतहाई करीब है, हाँ अगर किसी के 51 है और वो कहे जी मेरे 4 सवाल ऐसे करके देखा जाए तो मैं पहुँच सकता हूँ, तो वो इतना दूर ना सोचिएगा, इतना रिमोट नहीं सोचना। लेकिन अगर आप 65 के आसपास हैं, 66 पे हैं और आपको लगता है कि आपके एक आध सवाल में नंबर बिला वजह कट गए हैं तो रिव्यू उसको दोबारा करवा देना है। जो सेकंड रिव्यू हो सकता है उसमें नंबर मज़ीद कट जाएँ, ये हो सकता है उसमें बढ़ जाएँ, क्योंकि अगेन वही बात है कि आप में से किसी एक का, हमें तो नहीं पता कि इसको हमने लाजमी इनाम देना है, तो रिव्यू करते वक्त जो है यही कोशिश की है कि जिसको इनाम मिले ऑब्जेक्टिवली मिले, जो हक बनता हो जिसका, और जिसको ना मिले वो कम से कम उसको नज़र आए कि मैं थोड़ी और एफर्ट करता तो मैं टॉप स्टूडेंट्स में आ सकता था। डन, पढ़ें आगे पढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन का लॉ, ये वाला भी ओपन करवा दें। हाँ, और समटाइम क्या होता है क्लास में सफोकेशन हो जाती है, तो एक आध पंखा अगर स्लो चल रहा हो ना, और ये सूफ़ी वगैरह आवाज़ के चलता है क्योंकि ये नाम है एतमाद का, तो इससे भी ना थोड़ी सी हवा की रेगुलेशन बेहतर हो जाती है अगर इसको धीमी रफ्तार पे चलाया जाए, इतनी जिससे इसकी आवाज़ कम हो जाए। डन। और वैसे भी मेरी आवाज़ तो स्पीकर से गूंज के आ रही है। चलें जी, आर्बिट्रेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताना है, आप लोग पहले से ही जानते हैं, तो लॉ ख़त्म हो गया। आर्बिट्रेशन के बारे में किबला कुछ रहनुमाई फरमाएंगे। सर जी ये आर्बिट्रेशन क्या है? थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी जिसके पास आप जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई भी झगड़ा, आज हुआ होता है झगड़ा, पास्ट में भी हुआ हो सकता है, आज भी हो सकता है, और आप आज तय कर लेते हैं कि फ्यूचर में होने वाला मुमकिन झगड़ा वो भी हम आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे। तो आर्बिट्रेटर के पास आप जा सकते हैं, आर्बिट्रेटर आपकी बात सुनता है, आपको फैसला सुनाता है। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है, अगर वो वर्ड समझ आ जाएंगे तो लॉ हमारे लिए ईजी हो जाएगा। आर्बिट्रेटर कौन होगा? आर्बिट्रेटर वो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो आपकी बात सुनेगी और आपको फैसला सुनाएगी। जब आप आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, जैसे अदालत में लोग जाते हैं तो पेटिशन दर्ज कराते हैं, दरख्वास्त देते हैं, आर्बिट्रेशन की तरफ जाने को कहते हैं रेफरेंस। शायद आपने सुना हो नैब में रेफरेंस दायर कर दिया। तो असल में होगा ये कि ये लॉ आसान है, मज़ेदार है, बहुत बड़ा लॉजिकल सा है, लेकिन इसके अल्फाज समझने में कई दफ़ा मुश्किल होती है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल जार्गन्स इस्तेमाल हुए हैं। तो आर्बिट्रेटर वो इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन है जिसको पार्टीज़ ने चूज़ किया कि हमारे दरमियान फ़ैसला करेगा। रेफरेंस का मतलब है आर्बिट्रेशन की तरफ मामले को लेके जाना। मैं अगर एक कागज़ पे लिख रहा हूँ कि मेरा तुम्हारा झगड़ा होगा तो हम फ़लाना XYZ पर्सन के पास जाएंगे तो ये रेफरेंस है, और जब हमारा झगड़ा होगा और हम उसको नोटिस देंगे तो ये भी रेफरेंस है कि हम उसे कह रहे हैं कि अब आ जाओ हमारे मामले में इन्वॉल्व हो जाओ और हमारे दरमियान फ़ैसला कराओ। तो रेफरेंस का मतलब क्या है? मामला उनकी तरफ रेफ़र करना। जब वो मामले का सलूशन बताएंगे तो उसे हम कहेंगे अवॉर्ड। अवॉर्ड का मतलब होगा डिसीजन, रेफरेंस का मतलब होगा रेफ़र करना या अप्लाई कर देना। आर्बिट्रेटर का मतलब था इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन। तो इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन आर्बिट्रेटर है, रेफरेंस है रेफ़र करना या अप्लाई करना, अवॉर्ड का मतलब है डिसीजन। क्लियर? देन इसमें कॉन्सेप्ट होता है अंपायर, जो कि न्यूट्रल होता है। आर्बिट्रेटर ऑफ आर्बिट्रेटर्स,
क्या बात कर दी। आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर, अगर आर्बिट्रेटर एक से ज़्यादा हो, इवन नंबर्स में हो, इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2, 4, 6, अगर 2 आर्बिट्रेटर हैं, एक का है ये फैसला, दूसरा का ये फैसला, झगड़ा हो जाएगा। तो अगर इवन नंबर में आर्बिट्रेटर हो तो दे मस्ट रेफर एन एम्पायर, उनको बताना होगा कि फ़लाना बंदा हमारे दरमियान एम्पायर है। तो आर्बिट्रेटर फैसला कर दें तो अंपायर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेटर में झगड़ा हो जाए, वो किसी नतीजे तक ना पहुंच पाएँ, या वो एक कुछ और कहता हो, दूसरा कुछ और कहता हो, तो मामला रेफ़र होगा अंपायर की तरफ, और अंपायर जो फैसला सुना देगा फिर वो फाइनल होगा। अब सवाल ये है कि इसकी कॉस्ट कैसे रिकवर की जाएगी। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? पार्टीज़ गए किसी बुज़ुर्ग के पास, एक कबीले में जिसको उन्होंने आर्बिट्रेटर बनाया था, उसको कहा जी हमने तय किया है कि आप हमारे दरमियान आर्बिट्रेटर होंगे, आपको तो नहीं कोई मसला। अगर बुज़ुर्ग कहे हाँ मैं कॉन्सेंट देता हूँ, तो वो आर्बिट्रेटर बन जाएंगे। दोनों पार्टीज़ की बाहमी रजामंदी होनी चाहिए आर्बिट्रेटर की तरफ रेफरेंस दायर करते वक्त। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से एक जरगा आया और उसने खुद ही से कह दिया इस गाँव में जब भी कोई कत्ल होता है हम फैसला सुनाते हैं, इस बंदे ने उसे कत्ल किया, हाँ भाई तुम लोग इनके घर के 15 बंदे कत्ल कर दो, लो जी मामला रिजॉल्व, अगला केस। तो वो इस तरह का जरगा, इस तरह की पंचायत जो खुद ही इन्वॉल्व हो जाएं, वो गैर कानूनी है। लेकिन अगर पार्टीज़ ने अपनी बाहमी रजामंदी से खुद से कहो कि हम अदालत के बजाय आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे तो अलाउड है। हाँ, आर्बिट्रेशन एक फ़ैसला सुनाया और वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, आप अदालत ले जा सकते हैं कि देखिए आर्बिट्रेटर का फ़ैसला है। बात समझ रहे हैं? अब आर्बिट्रेशन की कॉस्ट, आर्बिट्रेशन में क्या होगा, पहले आप बुलाएंगे, फिर कई सिटिंग्स होंगी, फिर 50-50 बंदे सामने बैठे हुए होंगे, उनके चाय पानी का इंतज़ाम होगा, फिर कोई बीच में कोई वकील शकील होंगे, वो डिफेंड कर रहे होंगे, कोई अटैक कर रहा होगा, कुछ इस तरह का। इन सब चीज़ों पे खर्चा लग रहा है, ये आर्बिट्रेटर्स और अंपायर्स डिसाइड करेंगे कि खर्चा किसके ज़िम्मे डालना है। जी 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 हाँ, अब ज़मानते में चल के वगैरह तो मज़ीद चीज़ है ना, वो तो उसमें क्या चीज़ें ले सकते हैं, यानी कि ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं ख़र्चे की। तो ख़र्चा वो ऐसा कर सकते हैं कि उन पार्टीज़ में से जो हार जाए उसके ज़िम्मे डाल दें। ऐसा हो सकता है कि कहीं जिन 2 पार्टीज़ में आर्बिट्रेशन हुई है दोनों बराबर बराबर डिवाइड कर लें। अदालत जितना बड़ा ख़र्चा नहीं होता इसका, ये लोकल लेवल पे छोटे मामले में हो जाता है। या हो सकता है वो डिसाइड कर दें कि ठीक है जी इतना गाँव की जो मेन इंतज़ामिया है वो देगी और इतना खर्चा पार्टीज़ में डिवाइड होगा। टोटल डिस्क्रिशन है आर्बिट्रेटर्स और अंपायर्स की कि वो क्या फ़ैसला करते हैं कि खर्चे की डिवीज़न क्या होगी। देन इसमें उसी तरह से आर्बिट्रेटर के पास पावर है जैसे अदालत में होती है, लोगों से गवाहियाँ मांग सकता है, लोगों से ओथ ले सकता है, लोगों से कस्में खिलवा सकता है, कुरान पे हल्फ ले सकता है, गवाहों की तफ्तीश कर सकता है, पर्सनल मैटर्स में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जो कि अदालत की पावर होती है। वो सारी पावर आर्बिट्रेटर के पास है वंस आप पार्टीज़ ने राइटिंग में उनको कह दिया कि आप हमारे दरमियान फ़ैसला कराएंगे। तो पार्टीज़ और पार्टीज़ से कनेक्टेड जो लोग हैं उनकी किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन का हक रखते हैं। उनको नोटिस भेजें तो लोगों पर कानूनी वाजिब है कि इनके भेजे हुए नोटिस वाले टाइम पर वहाँ पर पहुँचाएँ। बात समझ आई? पक्का। इस लॉ ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव का भी कॉन्सेप्ट समझा ही दिया। इतने अरसे से पढ़ते आ रहे हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप बता सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो एक बंदा किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता है उसकी स्टेट में। फॉर एग्जांपल एक बंदा मर गया और उसकी जायदाद उसके भाई के पास इसलिए है कि बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों को मुंतकिल होगी, तो भाई भी फ़िलहाल लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और बाद में बच्चे भी लीगल। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होता ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसने अमानतन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए चीज़ें पकड़ी होती हैं वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। किताब को अचानक से पता नहीं क्यों लगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन इस वक्त बता ही दें तो अच्छा है। मतलब जो भी बंदा उस वक्त उसके एसेट्स कैरी कर रहा है, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव लीगल का मतलब है कानूनी, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है उसका जो नुमाइंदा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हर वो नुमाइंदा है जिसको किसी ना किसी कानून की वजह से उस बंदे की एस्टेट मिलने का या होल्ड करने का हक मौजूद हो। डन। अब होगा क्या, जब भी झगड़ा होगा आर्बिट्रेटर्स के पास मामला जाएगा, उनको टाइम मिलेगा, वो 4 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे। अगर वो फ़ैसला कर दें तो बहुत अच्छी बात है, उन 4 महीने में वो रेफ़र कर दें अंपायर को, या 4 महीने ख़त्म होने पे खुद ब खुद अंपायर को रेफ़र हो जाए।
तो मामला अंपायर के पास जाएगा, फिर अंपायर अगले 2 महीने में उस के ऊपर फैसला सुनाने की कोशिश करेगा। फैसला कंडीशनल भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है। फैसला ये भी हो सकता है कि जब तक उस बंदे की फसलें दोबारा ग्रो ना कर जाएं, ये बंदा उस बंदे के घर 3 किलो दूध सप्लाई करता रहे, 3 लीटर, और जब फसलें उसकी इतनी बड़ी हो जाएं तो ये बंदा उसकी बकरी लेके चला जाए। मतलब फैसला कैन बी एनी कंडीशन, फैसला कैन बी एनी अल्टरनेट, कि हाँ भाई तुम लोगों के दरमियान ही झगड़ा था, इसने उसके फसलें जला दी, इसने उसका घर जला दिया, तो तुम लोगों के लिए अब 2 में से कोई एक मामला हो सकता है, या ये बंदा दूसरे को 2 गाय दे दे, या दूसरा बंदा इसका शहर वाला घर ले ले। तो फिर वो बैठ के सोचेंगे कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है, तो अल्टरनेट भी हो सकता है। फिर आर्बिट्रेटर ये भी कह सकते हैं कि भाई एक मामला है, आप लोगों के दरमियान जो झगड़ा, उसके 8 पॉइंट्स रिजॉल्व हो गए हैं, 2 पॉइंट्स पे हम अदालत से पहले ओपिनियन लेंगे, तो वो अदालत को रेफ़र कर सकते हैं मामला एडवाइस के लिए। तो अदालत को कह सकते हैं कि 8 चीज़ों पे हमने फ़ैसला सुना दिया, 2 पे आपकी एडवाइस चाहिए, तो फ़ैसला सुनाते हुए कह सकते हैं कि ये फ़ैसला फ़िलहाल महफूज है, इसमें 2 चीज़ें भी अदालत की तरफ से आ रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा मुकदमा उठा के कह दें हमें नहीं समझ आ रहा है, हम अदालत को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये सारे इख्तियारात आर्बिट्रेटर्स के पास हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? तो लॉ बस इतना सही है, बाकी उन्होंने अपने मुश्किल अल्फाज में उसको बताया है, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे मुश्किल अल्फाज। हम कौन से छोटे बच्चे। अब तो 5 लॉ पढ़ने के बाद आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि 6ठा लॉ तो आप कह रहे हैं सर जल्दी से ख़त्म करें, ख़त्म हो अदर लॉस, क्या मजाक बनाया हुआ है। मैं 3 लाइनें पढ़ रहा हूँ, ये लाइन हम सबसे एंड पे पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है। आर्बिट्रेशन इज अ मेथड थ्रू विच पार्टीज रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट बाय अवॉइडिंग टेक्निकलिटीज ऑफ प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ की गहराइयों में, टेक्निकलिटी में उतरने के बजाय वो बाहर ही किसी और तरीके से अपना मसला सुलझा लेते हैं, और इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। और इसके बारे में हम लोगों ने एक स्पेशल क्लास में सैटरडे वाले दिन हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन क्या होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अदालत के अलावा जितने भी अल्टरनेट डिस्प्यूट को हल करने के मामला आते हैं उनमें से एक है। मीडिएशन भी होती है, सुलह सफाई भी होती है, रिकन्सिलिएशन भी होती है, कई मोड हैं अल्टरनेट। अदालत के अलावा भी कई मोड्स हैं, उन मोड्स में से एक मोड है। देयर आर लिमिटेड राइट्स ऑफ रिव्यू एंड अपील ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स। अवार्ड्स क्या होता है जी? फैसले। आर्बिट्रेशन के फैसलों के खिलाफ बड़ा कम लिमिटेड से राइट हैं रिव्यू और अपील के। जैसे अदालत में तो होता है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर 5-6 दफ़ा आप अपील में जा सकते हैं। यहाँ उस तरह का मजाक उतना नहीं है। ये जुमला थोड़ा सा टेक्निकल है, इसकी तरफ सबसे एंड पे आते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसे कहते हैं? डेफिनेशन, अ रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मौजूदा या फ्यूचर के आप जो डिफरेंसेस हैं वो उठा के आर्बिट्रेशन में ले जाएं। वेदर आर्बिट्रेटर इज नेम्ड देयर इन, और आप कह दें कि तुम्हारा मेरा झगड़ा होगा, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो भी ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। और आप कहें तुम्हारा मेरा झगड़ा होगा तो हम शकील के पास जाएंगे, तो भी। यानी कि आप आर्बिट्रेटर को नामजद करें या ना करें, नाम बोले या ना बोले, अगर ये कह दिया कि आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे तो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। कानूनी तौर पे मरे हुए बंदे की जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिजीज़। कोई ऐसा बंदा भी जो दरमियान में आता है, या वो प्रॉपर्टी बच्चों तक मुंतकिल होने से पहले बीच में आया और उसने चीज़ों को संभाला और बाद में आगे फॉरवर्ड किया, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एंड वेयर अ पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर द पर्सन ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ पार्टी सो एक्टेड। जब एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में है और जो बंदा इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में अगर वो मर जाए तो उससे आगे जिसको जाना है वो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एक बंदे की मौत पे उसके बच्चों को प्रॉपर्टी मिलनी है, उसकी मौत से पहले बच्चों की मौत हो गई, बच्चों के बच्चे अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। एक बंदे की मौत पे उसकी चीज़ों को किसी और ने संभाला हुआ है क्योंकि बच्चे भी बड़े नहीं हुए, तो जब तक किसी और ने संभाला हुआ है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। जब बच्चों को मिल जाएंगे तो आसान अल्फाज में हर वो शख्स जिसको कानूनी हक हासिल हो कि वो एस्टेट को डील कर सकता है मरे हुए बंदे की, वो क्या कहलाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। रेफरेंस की बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है। रेफरेंस मीन्स रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। रेफरेंस का मतलब है आर्बिट्रेशन की तरफ एक रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है? आर्बिट्रेशन की तरफ रेफरेंस। तो उसके अंदर वाला रेफरेंस क्या होता है?
तो रेफरेंस का मतलब है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है तस्करा, जिक्र, रेफ़र करना। तो आर्बिट्रेशन की तरफ रेफ़र करना, आर्बिट्रेशन की तरफ जाना, आर्बिट्रेशन की तरफ अप्लाई करना, आर्बिट्रेशन का जिक्र करना कहलाएगा रेफरेंस। अंपायर इज़ अ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रेटर्स टू सेटल डिफरेंसेस बिटवीन, आर्बिट्रेटर के दरमियान जो आपस में इख्तलाफ है उसको सेटल करने के लिए जो इंडिपेंडेंट पर्सन आर्बिट्रेटर्स ने अपॉइंट किया, लोगों ने नहीं, आर्बिट्रेटर्स ने अपॉइंट किया, वो क्या कहलाएगा? अंपायर। बात समझ आ रही है? हमने एक लाइन नहीं पढ़ी अभी जी, लास्ट 2 लाइन। वेयर अ पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, जब भी एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में एक्ट करती है, यानी कि एक शख्स है, उसकी जो वो है प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल एक बंदा वो हो गया है, पागल हो गया है। जब वो पागल हो गया है तो उसके बच्चों को भी प्रॉपर्टी मुंतकिल नहीं हो सकती, एक और बंदे को प्रॉपर्टी मुंतकिल हुई है, वो बंदा इस वक्त लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक्ट कर रहा है। उसको चीज़ मिली हुई है कि ठीक है जी आपने संभाल के रखना है और आपने फिर आगे इसको ट्रांसफ़र करना है। तो जब उस बंदे की डेथ होगी जिसके पास वो चीज़ें मौजूद है, तो कानूनी तौर पे जिनको उसने वो चीज़ें देनी होंगी, यानी इस मरे हुए बंदे के बच्चे, वो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो बच्चे इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव असल में लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस बंदे का, अगर कानूनी तौर पे एक बंदे की प्रॉपर्टी जानी थी बच्चों को, बच्चे भी बड़े नहीं हुए, प्रॉपर्टी चली गई फ़लाना बंदे को, अगर फ़लाना की डेथ हो जाए तो उसके बच्चों को नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी जो असल लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जब एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर में एक्ट करता है, जब एक बंदा दरमियान में आता है और वो एक्ट करता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, द पर्सन ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन डेथ ऑफ पार्टी सो एक्टिंग, इस पार्टी जो एक्ट कर रही है इसकी डेथ पे जिसको मिलेगी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है हर वो शख्स जिसके पास हक है उस प्रॉपर्टी को डील करने का। डन। अब होगा क्या? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड फॉलोइंग प्रोविजन। आर्बिट्रेशन के अंदर अगर हम कुछ नहीं लिखते तो कम से कम ये फॉलोइंग प्रोविजन इम्प्लाइड है, यानी हर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये वाले रूल्स हैं, ये माने जाएंगे, सिवाय इसके कि आपने कागज़ पे कुछ और तय किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? जब पार्टनरशिप में था ना कि कुछ चीज़ें तो अज्यूम होंगी, कुछ चीज़ें आप एग्रीमेंट में लिख के चेंज कर सकते हैं, तो आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में चेंज करना चाहें कर सकते हैं। कुछ नहीं लिखा तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड फॉलोइंग प्रोविजन। फॉलोइंग प्रोविजन मानी जाएंगी हर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में। जस्ट इसको पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं कि बात समझ आ रही है या नहीं। रेफरेंस शैल बी नॉर्मली टू सोल आर्बिट्रेटर। जब भी एक आर्बिट्रेशन होगी और कहा होगा हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और नहीं बताया एक के पास जाएंगे या ज़्यादा के पास जाएंगे, तो कॉमन अजम्पशन क्या होगी? एक के पास जाएंगे, अनलेस कि आपने कुछ और तय कर लिया। तो ये तो हर जगह पे बात है, अनलेस कुछ और तय कर लिया वो फॉलो होगा, कुछ नहीं तय करेंगे तो कॉमन रूल क्या है? एक आर्बिट्रेटर। इफ़ रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, अगर आर्बिट्रेटर इवन नंबर में है तो आर्बिट्रेटर शैल अपॉइंट एन एम्पायर नॉट लेटर देन 1 month फ्रॉम द लेटेस्ट डेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट। अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हैं तो जितने भी आर्बिट्रेटर हैं उनमें से जो सबसे एंड पे अपॉइंट हुआ है उसके 1 महीने के अंदर अंदर इनको अपने लिए एक अंपायर को चूज़ करना है। जी, आर्बिट्रेटर अपने लिए एक अंपायर चूज़ करेंगे। कब चूज़ करेंगे? अपॉइंटमेंट के 1 महीने के अंदर। अब अपॉइंट तो वो अलग अलग टाइम पे हुए हैं, तो जो सबसे आखिरी अपॉइंट हुआ है ना, वहाँ से 1 महीने के अंदर ये सारे आर्बिट्रेटर मिलके अपने लिए अंपायर चूज़ करेंगे। अगर ये इवन नंबर है, यानी इवन नंबर है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट रूल ये है कि आप अपने लिए एम्पायर चूज़ करेंगे। आर्बिट्रेटर शेल मेक देयर अवार्ड विद इन 4 months ऑफ एंटरिंग ऑन रेफरेंस। रेफरेंस जब दर्ज हुआ कि हाँ भाई आर्बिट्रेटर्स का हम नाम एंटर करें वो, या 4 months ऑफ रिटन नोटिस फ्रॉम एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन और सच एक्सटेंडेड टाइम एज कोर्ट में अलाउ। तो टाइम है 4 महीने का। 4 महीने शुरू होते हैं जब आपको नामजद किया गया या जब आपको नोटिस भेजा गया, या वो टाइम जो अदालत स्पेसिफाई करता है। यानी अदालत 4 महीने को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकती है। ये बात समझ आई? इफ़ आर्बिट्रेटर हैव अलाउड देयर टाइम टू एक्सपायर विदाउट मेकिंग एन अवार्ड, अगर आर्बिट्रेटर ने अपना वक्त एक्सपायर कर दिया और अवार्ड नहीं दिया, फैसला नहीं दिया, टाइम कितना था?
4 महीने का। और हैव डिलीवर्ड टू एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और टू अंपायर अ नोटिस इन राइटिंग स्टेटिंग दैट दे कैन नॉट एग्री, या पार्टीज में से किसी से कह दिया भाई हमारा आपस में नहीं कुछ बन रहा, हम नहीं किसी फैसले पे पहुंच पा रहे, या अंपायर को कह दिया हम किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे, तो ऑटोमेटिकली कौन बीच में आ जाएगा? अंपायर। अंपायर शैल फुलफिल एंटर ऑन द रेफरेंस इन प्लेस ऑफ आर्बिट्रेटर, जहाँ आर्बिट्रेटर्स का रेफरेंस दिया हुआ था, तस्करा था, वहाँ किसका तस्करा आ जाएगा? अंपायर का। और अब अंपायर फैसला करेगा। अंपायर शैल मेक हिज अवार्ड विद इन 2 months ऑफ एंटरिंग रेफरेंस, अंपायर 2 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला सुना देगा, और सच एक्सटेंडेड टाइम जो कोर्ट बता दे। तो बड़ी सीधी सी बात है, बस उन्होंने थोड़े से अल्फाज ज़रा मुश्किल इस्तेमाल किए हुए हैं कुछ जगह, लेकिन जब आपको अवार्ड का मतलब पता है, रेफरेंस का मतलब पता है, अंपायर का पता है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी डूएबल हो जाती हैं। ये बात समझ आ गई? पार्टीज़ टू रेफरेंस एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर दैम, पार्टीज़ टू रेफरेंस और उनके जो वो होते हैं हवारी, उनके साथ जो शोर मचा रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि देखो जुल्म हो गया, ऐसे हो गया, तो पार्टीज़ और पार्टीज़ के चाहने वाले शैल सबमिट फॉर एग्जामिनेशन बाय आर्बिट्रेटर या अंपायर, अंपायर या आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट करेंगे। क्या सबमिट करेंगे? ऑन ओथ और अफर्मेशन। ऑन ओथ हल्फिया बयान के साथ कहेंगे कि हम सच बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, और वो जमा कराएंगे इन रिलेशन टू मैटर इन डिफरेंसेस, जो झगड़े के मामले हैं उससे रिलेटेड, एंड शैल प्रोड्यूस बिफोर देम, उनके सामने पेश करेंगे ऑल बुक्स, डीड्स, पेपर्स, अकाउंट्स, राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट्स विद इन देयर पोजेशन और पावर टू डू ऑल अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आर्बिट्रेटर और अंपायर। वो लोग जो पार्टीज़ हैं और जो उनके चाहने वाले हैं वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन, किताब, एविडेंस सब प्रोवाइड करेंगे। जो आर्बिट्रेटर्स मांगेंगे वो भी प्रोवाइड करेंगे, और जो उन्हें लगता है कि उनकी पोजीशन में उन्हें बताना चाहिए वो बताएंगे। तो सीधी बात है, लेकिन थोड़े से भारी अल्फाज के साथ। अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज़, अवार्ड डिसीजन फाइनल होगा और पार्टीज़ पर बाइंडिंग होगा, पर्सन क्लेमिंग अंडर देम उनके ऊपर भी। पार्टीज़ और पार्टीज़ के साथ कनेक्टेड तमाम लोगों पे अवार्ड बाइंडिंग होगा। अवार्ड का मतलब क्या है? डिसीजन, फैसला। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस एंड अवार्ड शैल बी डिस्क्रिशन ऑफ आर्बिट्रेटर अंपायर, अंपायर और आर्बिट्रेटर्स की डिस्क्रिशन है, सवाबदीद है, इनकी मर्जी है कॉस्ट ऑफ रेफरेंस और अवार्ड। रेफरेंस और अवार्ड की जितना भी खर्चा है वो इनकी मर्जी है। क्या मर्जी है? हु मे डायरेक्ट टू एंड बाय हुम एंड इन व्हाट मैनर सच कॉस्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल बी पेड, कब, कौन, कहाँ, कैसे ये पैसे देगा, ये डिसाइड करेंगे। and may tax or settle the amount of cost to be so paid or any part thereof and may award cost to be paid as between legal practitioner and client। वो आपस में कुछ भी तय कर सकते हैं कि ठीक है जी तुम इतना खर्चा दोगे, तुम इतना टैक्स भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं उसे, कि ठीक है तुम इतने पैसे दोगे, तुम इतने पैसे दोगे। ये भी तय कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम इनके वकील थे, तुम्हें पता था ये झूठ बोल रहे हैं, तुमने फिर भी साथ दिया, 30% कॉस्ट तुम्हारे जिम्मे। तो आर्बिट्रेटर्स की मर्जी है, वो जैसे मर्जी खर्चे को डिवाइड करें, कोई इस पर एतराज़ नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। डन। पार्टीज टू अदर रूल्स क्या हैं? पार्टीज टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एग्री दैट एनी रेफरेंस शैल बी टू एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स टू बी अपॉइंटेड बाय पर्सन डेजिग्नेटेड इन एग्रीमेंट ईदर बाय नेम और एज द होल्डर फॉर द टाइमिंग ऑफ एनी ऑफिस और अपॉइंटमेंट। आर्बिट्रेशन की पार्टीज ये डिसाइड कर सकती हैं कि हम जिसका नाम दे रहे हैं वो एक नाम भी हो सकता है, वो एक पोजीशन भी हो सकती है। भाई हमारे कॉलेज का किसी और कॉलेज के साथ एग्रीमेंट हो और हम मिलके तय करेंगे हमारा तुम्हारा झगड़ा होगा, तो प्रेसिडेंट आईकेएफ के पास जाएंगे, इंसान का नाम नहीं लिया, कुर्सी का नाम लिया, प्रेसिडेंट आईकेएफ के पास। तो 2 साल बाद अगर झगड़ा होता है तो 2 साल बाद जो भी इंसान उस कुर्सी पे बैठा होगा हम उसके पास जा सकते हैं। तो आर्बिट्रेटर बाय नेम भी नामजद हो सकते हैं, बाय पोजीशन भी नामजद हो सकते हैं। दोबारा देखते हैं, पार्टीज टू एग्रीमेंट में एग्री की कोई भी रेफरेंस जो है वो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स को जो होगा by a person designated in agreement either by name or as the holder for the time being of any office or appointment। किसी भी ऑफिस, किसी भी पोजीशन पे जो बंदा बैठा होगा for the time being हम उसकी तरफ जाएंगे। डन। अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर अंपायर शैल नॉट बी रिवोकेबल एक्सेप्ट विद लीव ऑफ कोर्ट। जो इनकी अथॉरिटी है कि क्या इख्तियारात रखते हैं, जब पार्टीज़ ने खुद कह दिया कि आप हमारे दरमियान फैसला सुनाएं और ये फैसला सुनाएं तो हम कहें तुम कौन होते हो हमारे दरमियान फैसला करने वाले, तो उसकी अथॉरिटी अब जब तक कोर्ट बीच में आके चैलेंज नहीं करेगी हम नहीं चैलेंज कर सकते, क्योंकि हमने खुद रिटन एग्रीमेंट से उनको बीच में बुलाया था। वेयर इन सू
all the parties interested agree that any matter in difference between them in suit shall be referred to arbitration. They may at any time before judgment of case apply in writing to court for order or reference. अदालत में दो पार्टीज़ का फैसला चल रहा है और उन्हें लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खिंच रहा है मामला, वो मिलके अदालत में जज के पास जाके कह सकते हैं कि सर काइंडली आप इस मामले को खुद ही आर्बिट्रेशन की तरफ रेफ़र कर सकते हैं। जज बहुत हैप्पी हो जाएगा, चलो एक और केस हमारे उसमें से माइनस हुआ, ज़रा इजी हो जाएंगे, हम बाकी केसेस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे, तो वो आपको रेफ़र कर देंगे जो आर्बिट्रेटर की तरफ, तो भी ये रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन माना जाएगा। कहने का मतलब आर्बिट्रेशन की तरफ अदालत से भी रेफ़र होकर आ सकते हैं। क्लियर? दोनों पार्टीज़ की कंसेंट ज़रूरी है। आर्बिट्रेशन में हमेशा कंसेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है और दोनों पार्टीज़ की। कॉमन पावर्स के आर्बिट्रेटर की, एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेस अपीयरिंग। इनके पास ये कानूनी हक है कि जो लोग सामने आए उनको सामने मुकद्दस किताब रख के कहीं इस पे हाथ रख के कसम खाओ, उनसे हल्फ ले सकते हैं, उनसे कसम खिलवा सकते हैं। ये उनका हक है कि जो भी पार्टीज और विटनेस आ रहे हैं उनके ओथ को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एडमिनिस्टर करने का मतलब क्या है? उस वक्त उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे सदर एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहा होता है तो सदर उस चीज़ को एडमिनिस्टर करता है, उनसे ओथ उठवा रहा होता है या उसकी मौजूदगी में उसके सामने वो ओथ उठाते हैं। स्टेट अ स्पेशल केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व। एक स्पेशल केस डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस मामले में अदालत बताएगी, अदालत की तरफ रेफर कर सकते हैं। और स्टेट द अवार्ड होली और इन पार्ट इन फॉर्म ऑफ स्पेशल केस ऑफ सच क्वेश्चन फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। या यूँ भी फैसला सुना सकते हैं कि आधा फैसला ये और बाकी आधा अदालत सुनाएगी, या फैसला सुना सकते हैं बस हमने फैसला सुना दिया कि मामला अदालत में चला गया है। तो यानी किसी भी जगह अपने फैसले में जुज़वी या कुल्ली तौर पे अदालत को इन्वॉल्व कर सकते हैं, पार्टली या फुल अदालत को रेफर कर सकते हैं। मेक द अवार्ड कंडीशनल और इन अल्टरनेटिव। अवार्ड कंडीशनल भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव भी। कंडीशनल क्या है? अगर ऐसा हो जाए तो यूँ करना है और ऐसा हो जाए तो यूँ करना है। और अल्टरनेट क्या हो सकता है? या वो उसकी 2 गायें ले ले या वो उसका एक घर ले ले, व्हाट्सोएवर। करेक्ट इन अवार्ड एनी क्लैरिकल मिस्टेक। अगर किसी भी अवार्ड फैसले में कोई क्लैरिकल मिस्टेक वगैरह भी उसको ठीक कर सकते हैं। एडमिनिस्टर टू एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन सच इंटेरोगेटरीज एज मे बी डीम नेसेसरी। जो भी तफ्तीश ज़रूरी लगे वो पार्टी से कर सकते हैं। कोई पार्टी ये नहीं पूछेगी कि ये तो मेरा बड़ा इंतहाई पर्सनल सवाल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी से पूछा 27 जुलाई की रात 3 बजे आप कहाँ थे? उसने कहा मेरी ज़िंदगी में जहाँ मर्जी हूँ। आप कौन होते हैं पूछने वाले? वो कहेंगे हमारे पास लीगल पावर है, हम पूछ सकते हैं, तुम बताओ तुम 27 जुलाई की रात कहाँ पे थे? उसने कहा मैं बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। अब तफ्तीश होगी कि क्या वो बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था या बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ के सो रहा था। तो कहने का मतलब है कि किसी भी बंदे से तफ्तीश कर सकते हैं और कानूनी तौर पे ये हक रखते हैं कि वो बंदा इनको जवाब दे। हर आम आदमी ये हक नहीं रखता। मैं ये वाले भाई से नहीं पूछ सकता भाई कल दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे। हाँ, लेकिन अगर 2 बजे क्लास का टाइम हो तो मैं ये ज़रूर पूछ सकता हूँ कि आप 2 बजे क्लास में क्यों नहीं आए थे। ये अगर मुझे जवाब नहीं दें तो मैं कानूनी तौर पे इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, मैं अखलाकी तौर पे पूछ सकता हूँ। कानूनी पावर मेरे पास नहीं है, लेकिन अदालत के पास कानूनी पावर होती है कि आपसे पर्सनल सवाल भी पूछ सकता है। सेम पावर इनके पास भी है कि किसी भी पार्टी से कोई भी इंटेरोगेटरीज कर सकते हैं। बात समझ आई? मज़ेदार सा लॉ है, सिर्फ लैंग्वेज एट टाइम्स कुछ जगह भी भारी हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। एक लाइन छोड़ी हमने, एक लाइन छोड़ देते हैं कल के लिए ताकि ऐसा लगे कि हमने आज ख़त्म नहीं नहीं 10 मिनट है, मजाक कर रहा हूँ। ऑल्दो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 इज़ अ वेरी ओल्ड लॉ। यहाँ तक समझ आ गई? बस ठीक है, बाकी लाइन कल की। इट स्टिल सर्व्स एज अ क्लियर एंड वेल सेटल्ड पीस ऑफ लॉ। ऑल्दो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 काफ़ी पुराना है, तकरीबन 100 साल होने वाले हैं कुछ अर्से बाद, लेकिन स्टिल ये आज भी एक वेल सेटल्ड पीस ऑफ लॉ के तौर पे सपोर्ट करता है, जिसमें कंसिस्टेंट चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी मौजूद है। प्रेसिडेंट नया लफ्ज़ आ गया, क्या होता है ये? पुरानी अदालती फैसले, पुरानी अदालती फ़ैसला। अगर किसी मामले पे एक अदालती फ़ैसला मौजूद है तो उस अदालती फ़ैसले को यूज़ करके इस दफ़ा का भी फ़ैसला सुना दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गांव में एक मसला आया, एक बंदे ने कहा जी मेरी बकरी इसने चोरी कर ली।
अब आप बताएं कि इसका क्या वो होना चाहिए, जुर्माना क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं। उन्होंने अपनी किताब निकाली तो 1940 से उनके अबाऊ अजदाद इस तरह के फ़ैसले कराते आ रहे थे, तो उन फैसलों में उन्होंने टाइटल देखा तो एक जगह लिखा था बकरी की चोरी। उसे पढ़ा, वो बड़ी बकरी की चोरी थी। फिर थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते गए आगे, छोटी बकरी की चोरी का फ़ैसला था। उसके आगे देखा कि इतने 100 दीनार इसका जो है ना वो जुर्माना होगा या इतने रुपए जुर्माना होगा। उनका अच्छा उस वक्त ऐसा था, अब आज इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, उसको इंक्रीज़ करके रादर दैन के वो दोबारा से कानून की किताबें खोलें, पढ़ें, समझें, बहस करें, डिबेट करें। आर्बिट्रेशन एक्ट बहुत पुराना होने की वजह से इसमें प्रेसिडेंट्स बहुत सारे मौजूद हैं, कंसिस्टेंट चेन ऑफ जुडिशल प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। लगातार एक चेन मौजूद है कि इतने 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 सारे फ़ैसले हुए हुए हैं कि आप उन फैसलों की मदद से हेल्प लेके इस दफ़ा का फ़ैसला सुना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कहते हैं अदालत का कोई पुराना फ़ैसला जिससे आप हेल्प लेते हैं आज का फ़ैसला सुनाने के लिए। तो आर्बिट्रेशन एक्ट ऑल्दो के पुराना लॉ है लेकिन स्टिल क्लियर और वेल सेटल्ड पीस ऑफ लॉ है जिसमें कंसिस्टेंट चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट है। इससे बैकअप मिल जाता है, इससे हेल्प मिल जाती है। किस चीज़ में हेल्प मिल जाती है? बैकिंग द इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट पर्टिकुलरली इन ट्रेड एंड कमर्शियल मैटर्स। ट्रेड और कमर्शियल मैटर्स में इंटरप्रिटेशन अल्फाज की कैसे होगी, इसमें हेल्प मिल जाती है हमें। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जिसकी बकरी चोरी हुई है वो आके आर्बिट्रेटर के सामने कहता है कि तुम क्या जानो एक बकरी की कीमत रमेश बाबू। तो वो कहेंगे क्या मतलब बकरी की कीमत? उनसे कहे बकरी की कीमत उस किसान से पूछें जो पूरा दिन खेतों में हल जोतता है, उसके बाद पैसे थोड़े थोड़े से जोड़ता है और फिर एक बकरी ख़रीदता है इस उम्मीद पे कि कल को ये बकरी बड़ी होगी और इसको वो बेच सकेगा या इस तरह से। अब ये एक इमोशनल सी बात है, इसके पीछे अब लीगल कोई बात नहीं है। अब एक बकरी जिसको उसने बहुत चाह से पाला है, वो बकरी की चोरी पर उसका कितना दिल दुखा होगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी कानून की किताब में डिफ़ाइन नहीं है। तो हो सकता है इससे पीछे कहीं 1956 में इसी तरह से एक बंदे ने बहुत चाह से बकरी पाली थी और वो उस पुराने केस में लिखा था कि जब एक बंदे ने इंतहाई चाहत से बकरी पाली हो तो उस बकरी का जुर्माना 2 बकरियों के बराबर है, एक बकरी और एक चाहत। यानी कहने का मतलब है कि जो इंटरप्रिटेशन एस्पेक्ट्स है ना कि ये चाहत से पालना, अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि चाहत से पालने का मतलब कितना जुर्माना। तो एक पुराना चेन ऑफ फैसले मौजूद हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें मौजूद हैं जिससे हमें समझ आ सकती है कि क्या चीज़ किस तरह से काम कर रही है। डन। तो ये एक मासूम सा प्यारा सा लॉ जिसमें थोड़े से अल्फाज मुश्किल हैं लेकिन लॉजिक बड़ी मज़ेदार है। अगर आपको चंद अल्फाज समझ आ जाते हैं तो आगे पीछे किसी दिन पढ़ के आए या नहीं आए लेकिन कल लाजमी से पढ़ के आएँ ताकि अगर इसके अंदर कोई जुमला, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा हम उस पर डिबेट कर सकें इंशाल्लाह। डन। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? कल पहले हम देखेंगे हमारे पास पेपर्स कौन कौन से, ये वाले चैप्टर 18 के पास पेपर भी हमने डिस्कस नहीं किया, मुझे लग रहा है 17 के भी नहीं किए। तो 17, 18 के पहले पास पेपर डिस्कस करेंगे। पहले आपके पिछले इन तीनों चैप्टर्स में सवाल देखेंगे, फिर देखेंगे दामन वक्त में गुंजाइश कितनी है, उसके हिसाब से आगे चलेंगे। जो अक्सर हमारे मार्केट, कमर्शियल मार्केट्स के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं तो है कि मार्केट का जनरल सेक्रेटरी है, हाँ, सदर बैठा होगा, माइक्रो को सॉर्ट करेगा। हाँ, अगर तो पार्टीज़ ने खुद तय की है कि वो सॉर्ट करेगा फिर वो आर्बिट्रेशन है। अगर पार्टीज़ ने कह दिया कि जब मसला होगा यूनियन हेड सॉर्ट करेगा, ये आर्बिट्रेशन है। अगर यूनियन हेड खुद बीच में आए कि इस मार्केट में मसलों को मैं देखता हूँ, ये आर्बिट्रेशन नहीं है। आर्बिट्रेशन वो है जिसमें पार्टीज़ ने अपनी मजमूई रजामंदी से खुद रेफ़र किया है मामला आर्बिट्रेटर की तरफ। इसीलिए जो जरगे, पंचायत, इसमें जब वो खुद से बीच में आ जाते हैं तो वो गलत होता है, लेकिन पार्टीज़ ने रेफ़र किया होता है तो फिर सही होता है। डन। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं।